नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन आजकल तो हम ही हम का नारा फुल ऑडियो में बजाया जा रहा है। ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा। ये वो खूबसूरत दौर है जब संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। और उसी दौर में भारत की सरकार में अब कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, यानी भारत सरकार मुस्लिम मुक्त है, जहां मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आजादी के बाद मोदी राज में पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र की सरकार में मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है। 18वीं लोकसभा में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आखिरी मुसलमान मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। याद कीजिए, साल 2014 नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और पीएम मोदी के पहले टर्म के मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी तीन मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाई गई तो एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री बने। 2019 में पीएम मोदी के दूसरे टर्म में सिर्फ एक मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया और उसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 3 मुसलमान मंत्रियों से शुरू होने वाला यह सिलसिला अब 0 पर है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में मुसलमानों की लीडरशिप ना रही हो। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग जैसे नेता बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी के टिकट पर मुसलमानों का जीतना एक मुश्किल सा काम रहा है। अब सवाल यह भी है कि मुसलमानों की लीडरशिप आखिर खत्म क्यों हो रही है। बीजेपी जिसे मुसलमानों की पार्टी बता के एंटी हिंदू होने का आरोप लगाती रही है, यानी कांग्रेस में मुसलमानों की लीडरशिप का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आ चुका है। एमवाई यानी मुसलमान और यादव और पीडीएस समीकरण वाली समाजवादी पार्टी भी अपने राजनीतिक मंचों पर मुसलमानों से परहेज करती दिखाई देती है। तो क्या राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर अछूत बना रखा है? क्या मुसलमान ही दुनिया अंसारी के नाम पर एक दूसरे मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देता? और क्या सांप्रदायिकता की राजनीति ने मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया है? क्या किसी हिंदू बाहुल्य सीट से कोई मुसलमान सांसद या विधायक बन सकता है? क्या यूपी बिहार जैसे राज्यों का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो सकता है? 2% से कम सिख आबादी से डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो क्या कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आज हम जवाब जानेंगे अपने बहुत खास मेहमानों से। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मिलिए हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हैं फिरोज अहमद साहब। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मशावरात के, इसलिए इसके अलावा प्रेसिडेंट आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी हैं। उनके ठीक बराबर में बैठे हैं जेड के फैजान साहब। तालियों से स्वागत कीजिए भाई। आप भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, एएमयू के यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं और इसके अलावा सोशली और पॉलिटिकली आज के वक्त में काफी एक्टिव हैं। 2 बार सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके ठीक बराबर में पहलू में बैठे हैं मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से पत्रकारिता का अनुभव है और उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप बनते बिगड़ते सब कुछ देखा है। और कलीमुल हफीज साहब, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन एक सियासी पार्टी से कुछ वक्त पहले तक जुड़े भी रहे, मतलब सियासत का भी ठीक ठाक तजुर्बा उनके पास है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम जेड के फैजान साहब से करते हैं। फैजान साहब, जरा समझाइए कि कोई है मुसलमानों का नेता आज के वक्त में? नहीं, पहली बात तो यह कि मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँ और आपके चैनल को कि आपने इस तरह के सवालात उठाए आज के दौर में, जबकि मीडिया का जो सिलसिला है वो आपके सामने है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में आप इस तरह के इश्यूज़ को उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं और बात पेश करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, ये बात सही है कि मुस्लिम क़यादत का बड़ा फुक़दान रहा है और आज बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। देखिए, मिनिस्टर होना या एमएलए एमपी होना वो क़यादत नहीं है। कायद जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लीडरशिप इज़ समथिंग डिफरेंट दैन टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर। ये बात सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उसमें आरिफ बेग साहब और सिकंदर बख्त साहब मिनिस्टर रहे। उसके बाद वाजपेयी की सरकार इधर आकर के जब बनी तो उसमें भी मिनिस्टर रहे मुसलमान।
यहाँ तक कि बाद में आकर के जब 14 के बाद भी सरकारें बनी, केंद्र में सरकार बनी, तो यहाँ पर भी मुस्लिम मिनिस्टर रहे। लेकिन धीरे धीरे अब वो लीडरशिप क़यादत जो एमएलए एमपी मंत्री की शक्ल में हो रही थी, बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। रीज़न उसका ये है कि अभी आपने संविधान के 75वें साल की बात की, जिसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई कई दिन तक थी। बुनियादी तौर पर मेरा कहना ये है कि पार्लियामेंट में ये बहस क्यों नहीं हुई कि हिंदुस्तान का आईन जिस बुनियाद पर बना, जिस पर्सपेक्टिव में बना, जिस बैकग्राउंड में बना, और जिस बुनियाद पर यह कहा गया कि यहाँ पर मुसलमानों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर का हक़ मिलेगा, इसीलिए मुसलमान जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान में रह गए। चॉइस उनके पास थी, वो जिना की बात को मान के नहीं गए। तो इस जब बैकग्राउंड में और लंबी बात हो जाएगी, उस बैकग्राउंड में हिंदुस्तान का आइन बना, तो आज मुल्क जा कहाँ रहा है कि आज हिंदुस्तान की जो हुकूमत है मरकज़ की, उसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं है, जबकि पहले इसी सरकार ने अपने मिनिस्टर्स बनाए थे। उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इनकी सरकारें स्टेट में बन रही हैं, वहाँ पर भी मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर एक कोई है कहने के लिए, तो वहाँ पर तो एक दूसरी पार्टी ने, एनसीपी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, बकिया तो नहीं है जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। तो मिनिस्टर्स की ज़रूरत ही उनको महसूस नहीं हो रही है। एमएलए एमपी का टिकट देने की बात ही महसूस नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। पहले पार्टियां थीं, और जितनी पार्टियां थीं, बीजेपी के अलावा, बीजेपी तो अब पावर में आई है, पहले जनसंघ थी, 2 सीटें लेके आगे पीछे करती थी। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, दूसरी पार्टियों की सरकार भी बीच में आई, वो लोग रिप्रेजेंटेशन देते थे। लेकिन जो नहीं, एक मिनट, आज की तारीख में क्या आप ये सोच सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाए? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहां पर अब्दुल गफूर साहब बिहार में मिनिस्टर थे। बहुत मुद्दत हो गई, लेकिन साहब नहीं, मुद्दत हो गई। बरकतुल्लाह चौहान साहब थे राजस्थान के अंदर, ठीक है, अनुराग तैमूर थी आसाम के अंदर, AR अब्दुल्ले थे महाराष्ट्र के अंदर। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो माहौल था जिसमें वो पार्टियां बना सकती थी। आज तो कांग्रेस को भी आप 3/4 की मेजॉरिटी दे दीजिए तो कांग्रेस पार्टी बनाने की पोजीशन में नहीं है। नहीं, मुझे तो समझना यही आपसे कि इस माहौल को आप ठीक कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंडा है, स्ट्रेटजी है, वो तो इसको दूर करने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ावा देते ही जा रहे हैं और देते ही जाएंगे। सवाल यह है कि हमारी जो दूसरी पार्टियां हैं, दोज हु क्लेम टू बी सेकुलर, वो इसके लिए क्या कर रही हैं? उनको सबसे पहले तो साफ्ट हिंदुत्व के हिसार से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक उस साफ्ट हिंदुत्व के हिसार से बाहर नहीं निकालेंगी और बीजेपी के हिंदू कार्ड को, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता हिंदू मुस्लिम करते हुए, लेकिन इस कार्ड को एनकाउंटर नहीं करेंगी, उसका हल तलाश नहीं करेंगी, तब तक बात नहीं बनेगी। इनके हिंदुइज्म के कार्ड को काउंटर करना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। उनको मुखातिब करना पड़ेगा हिंदुओं को। मैं कहूंगा तो बात दूसरी है, उनको कहना पड़ेगा कि ऐ हिंदू, एक मिनट हिंदुओं सुनो, ये 20 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ पर, 20 करोड़ मुसलमान को मुझे तुम बताओ कि कहाँ ले जाओगे? चांद ले जाओगे? पाकिस्तान ले जाओगे? जब रहना यही है तो सब लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, और वही अकेला रास्ता वो एक कंपल्शन है। मिलजुल के बनेंगे शीर शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। फिरोज साहब जरा आप ये समझाइए, एक तो ये दो पोजीशन आपके पास है, आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, मजलिस। फिरोज साहब जरा आप ये समझाइए, एक तो ये दो पोजीशन आपके पास है, आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, मजलिस मशावरात के, किसी और को दे देते? देखिए ऐसा है कि ये ऑल इंडिया जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, आपकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो इट इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। जी इट्स अ मास बेस्ड। और आज जैसा कि इन्होंने भी कहा कि आप इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस में जाएंगे तो मोमिन कॉन्फ्रेंस का और जमात उलमा हिंद का ये एक बहुत बड़ा रोल रहा, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स डिड नॉट माइग्रेट टू पाकिस्तान। और यही मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो लोगों ने आह्वान किया कि साहब कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, यही हमारा मिट्टी है, नहीं रहे। बाद में कांग्रेस में मर्ज हो गए, तो बाद में वो हम कांग्रेस में जब हो गया तो कहा कि मुसलमानों की जरूरत है। मुस्लिम लीग को हमने फाइट किया और हमने मुस्लिम लीग को हर यूपी में और बिहार में, वेस्ट बंगाल में हमने डिफीट किया। तो बाद में हमने देखा कि मुसलमानों की नाम से या मुस्लिम नाम से कोई पार्टी की जरूरत नहीं है सेकुलर स्टेट में, तो हम लोगों ने उसको कांग्रेस साथ मर्ज करके उसको खत्म कर दिया और एक सोशियो पॉलिटिकल इस पर भी कुछ काम करते हैं कि आप लोग की मुसलमानों की लीडरशिप बढ़े, यही मैं कहना चाहता लोग आए। ये आज जो सबसे बड़ा विडंबना है और जो सबसे बड़ा जो हम लोगों को अफसोस की इस बात का है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं उसको लीडरशिप को क्रश किया जाता है। जो 85% ऑफ द मुस्लिम किया जा रहे हैं, क्या मतलब? मैं बताता हूं, उस पर आता हूं। 85% ऑफ द मुस्लिम्स हु आर ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस,
दे आर बेसिकली नॉट गिवन बीइंग रिप्रेजेंटेशन। आप एक शायर को बना दें और बोले कि साहब आप चलाएंगे, उसमें से वो कोई अपील ही नहीं है उसका, वो भीड़ तो गैदर कर सकता है लेकिन आपको वोट में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकता। और जो मतलब मासेस पर असर नहीं है उनका। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, आपको उससे पहले देखिए कांग्रेस, अभी जो बात हो रही थी कांग्रेस ने उस वक्त का माहौल में देखेंगे ज़ियाउर रहमान अंसारी भी मिनिस्टर थे कैबिनेट में, और उनका अपील ये था कि यूपी में कांग्रेस हमेशा रूल की। लेकिन आप मेजॉरिटी 85% माइनॉरिटीज को, 85% मुस्लिम्स, ओबीसीज को आप जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर करके और चाहेंगे कि हमारा पार्टी जो है सेकुलर बोल करके आगे बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए आपको उन बैकवर्ड लीडर्स को, उन बैकवर्ड जो वर्कर्स हैं जो उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनको लाना पड़ेगा, उनसे बात कैसे करना आएंगे, पड़ेगा। यही तो सवाल है। कलीमुल हफीज साहब, आप तो ओवैसी साहब के साथ रहे, एक बड़ा लोगों के जहन में सवाल रहता है कि मुसलमानों की लीडरशिप की जब बात होती है तो एक चेहरा जो सबसे ज्यादा टीवी पर दिखाई देता है, लोगों के जहन में उभर के भी आता है, वो ओवैसी साहब का है। तो ओवैसी साहब को मुसलमान अपना लीडर क्यों नहीं मान पा रहे? क्या इसकी वजह देख रहे हैं भाई आप? और आप भी क्यों नहीं मान पाए, ये भी बताइएगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है, ये जाहिर बात है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। इसमें तमाम समुदाय अपना पार्टिसिपेशन तय करते हैं और अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट करके अपने मुद्दे और अपना जो भी विकास है या उसका रास्ता तय करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह से समुदाय विशेष वोट करते हैं, जैसे यादव वोट करता है, दलित वोट करता है, मुस्लिम वोट करता है, इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप मुस्लिम है। मुस्लिम जो है तकरीबन 15% है। 15% मुस्लिम होते हुए भी उसकी लीडरशिप नहीं हुई या नहीं है, या जो लीडरशिप करना चाहता है उसको लोग, ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है? हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो लोग जो बड़ी जो सेकुलर पार्टीज कहलाती हैं वो उसे बाकायदा बाय डिजाइन उसको काउंटर कराती हैं। और वो क्यों कराती हैं? क्योंकि उनका वजूद ही मुस्लिम वोट पे टिका हुआ है। मैं अगर मिसाल दूं कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या टीएमसी की, ये तीन पार्टियों को बताता हूं। बंगाल में 29% मुसलमान हैं, सिर्फ 6 टिकट दिए टीएमसी ने, उसमें से 5 जीत गए। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, लेकिन समाजवादी ने सिर्फ 4 टिकट दिए, यानी 5% टिकट दिए, 80 में 4, वो 4 के 4 जीत गए। इसी तरीके से कांग्रेस की भी अगर इज्जत बचाई तो मुसलमानों ने बचाई, वो 9 उसके 100 में से 99 में से 9 मुस्लिम है। अब होता क्या है, इन तमाम पार्टियों का जो बेस है वो मुस्लिम वोट बैंक पे, और ये तमाम जो सेकुलर कहलाती हैं ये मुसलमानों को बेवकूफ बना के उनका वोट लेती हैं। जैसे ही कोई मुस्लिम कोई लीडर उभरता है, बेवकूफ बनेंगे मुसलमान? नहीं, देखिए बनते चले आ रहे हैं। जैसे ही कोई मुस्लिम लीडरशिप उभर कर आती है और वो क्लेम करती है कि हम मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे जो कि उनका बुनियादी और संवैधानिक हक है, उसके खिलाफ ये तमाम सेकुलर पार्टियां एक हो जाती हैं और उसको जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगा देती हैं, बी टीम, सी टीम, डी टीम। गजाली साहब, जरा आप ये समझाइए कि एक तरफ सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के वोट के सहारे अपने सांसद बना रही हैं, वो अपने 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 असेंबली में हो या फिर पार्लियामेंट में हो, लेकिन मुसलमान हिकारत की नजर से ही देखा जा रहा है, यही उसकी शिकायत है। तो ये दो तरफा हिसाब किताब कैसे चल रहा है? ये इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और इसमें बहुत बड़ा मसला ये है, भारत के अंदर अगर देखें, एक तरफ सेकुलर पार्टियां हैं जिनसे शिकायत है मुसलमानों को, और दूसरी तरफ मुसलमानों का अपना रवैया है जिस रवैये पर वो गौर करने को तैयार नहीं है। रवैया ये है कि वो ना अपने बीच से किसी को लीडर के तौर पे इमर्ज करते हैं, बल्कि वो पीछे चलने में यकीन रखते हैं, और ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से है। आप ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों ने कभी अपना लीडर मुसलमान चुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं समझी, उनके सामने हिंदू लीडर रहा। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें एक कट ऑफ पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो है लखनऊ कन्वेंशन। लखनऊ कन्वेंशन में जमीयत उलमा हिंद, मौलाना आज़ाद, इन्होंने तय किया कि मुसलमान अपना लीडर ना बनाए, बल्कि हमें अपने गैर मुस्लिम भाइयों पर भरोसा है और वो हमारे इश्यूज़ को उठाएंगे। दुनिया की तमाम स्टेट्स को देख लें, मुल्कों को देख लें, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो मुत्तहिद होती हैं और जो मेजॉरिटी होती है वो मुंतशिर होती है। लेकिन भारत ऐसा देश है
जहां माइनॉरिटी मुंतशिर है और मेजॉरिटी किसी हद तक यूनाइट है, और वो यूनाइट हुई है माइनॉरिटी की मुखालफत में। तो ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया है, ये बुनियादी तौर पर एक इस्तेसाली सिस्टम, एक लोगों को अपने अंदर समाहित करने का जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया, उसकी वजह से पूरा का पूरा मामला तय हुआ। और ये इस वजह से तय हुआ कि यहाँ पर मेजॉरिटीइज्म जिसे हम कहते हैं, या अक्सरियतीवाद, उसको बढ़ावा देना था। उसको कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया, उसको दूसरी पार्टियां भी बढ़ावा दे रही हैं। आपको याद होगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट राजीव गांधी के ज़माने में चुनकर आए, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा चुनकर आए। मसला यह है कि क्या वो एक भी इशू मुसलमानों का टैकल कर पाए? वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टी से बंधे हुए लोग होते हैं। पार्टी की जो पॉलिसी है, कोई भी उससे अलग नहीं जा सकता। तो ये मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है, बल्कि पार्टियों की लीडरशिप है। तो इसलिए मुसलमानों को इस वक्त तो आजाद हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों का लीडर आपको मिला? अभी तक मुसलमान अपना कोई लीडर इमर्ज नहीं कर पाए हैं, वो पार्टियों के लीडर इमर्ज कर पाए। ठीक है, कुछ और जरूरी बातें जरा दर्शकों को बता दें। आजादी के बाद से मुसलमानों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो कितनी रही है, जरा वो भी जान लीजिए। साल 1952 से जरा शुरू करते हैं। 1952 में 25 मुसलमान सांसद चुन के आए, और जो उनका शेयर रहा मुसलमान सांसदों का टोटल सांसदों में, वो 5.11 है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1957 में 25 से घटकर 23 हो गया, और फिर 62 में 26 हो गया। लेकिन एक साल 1980 का ऐसा है जब यह आंकड़ा बड़ा ही ड्रामेटिकली बढ़ा है। 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों के चुनकर आए। अब इस साल ऐसा क्या हुआ, और वो जो उनका शेयर था वो 9.9 से ज्यादा हो गया, और उसके बाद फिर यह सिलसिला घटता रहा, और साल 2024 में कुल 24 एमपी चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, और जो शेयर है वो घट करके 4.42 पर आ चुका है। फिरोज साहब जरा आप समझाइए, ये अगर आप बता पाएं कि साल 1980 में ऐसी क्या बात हो रही थी जो उससे पहले नहीं थी, जो उसके बाद अब नहीं है, जो मुसलमानों के फेवर में उस वक्त थी? देखिए, अगर आप पूरी हॉलिस्टिक सिचुएशन देखेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, जो एक तरह से लोगों का जो खुशहाली थी, उसमें ये सब चीज़ें, जो पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स था, लोग उसको बिल्कुल नकार करके और डेवलपमेंट की ओर सोच रहे थे। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ये जैसे जैसे पोलराइजेशन का जो इफेक्ट हुआ, जो हम एक कहते हैं कि साहब वी हैव ए सेकुलर स्टेट, वी हैव ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सोसाइटी एज ए होल हैज बिकम कॉम्युनल। बिकॉज ऑफ दैट द पोलराइजेशन से जो है ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन होता चला गया। और ये जब तक डिक्लाइन होता रहेगा, जब तक कि हम देखते हैं कि खास तौर से स्टेट, अगर स्टेट खुद अगर हॉस्टाइल हो जाए माइनॉरिटी के प्रति, तो ये सिचुएशंस बहुत गंभीर है, वो नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज के डेट में हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको देखा कि एक हमारे जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन को हम लोगों ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे एक होलिस्टिक सोसाइटी इंडिया का बन सकता था, जिसमें यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी गायब हो सकता था। उसको लोगों ने फिर से स्टेटस को करने के लिए, वो मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने, आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया उस कमीशन के साथ, दिस इज रॉन्ग, वी डू नॉट अडेयर टू दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। और यही नहीं, उसको अंडू करने के लिए केजी बालाकृष्णन कमीशन भी बैठा दिया कि उनका रिपोर्ट आया, हम कहेंगे साहब ये रिपोर्ट गलत है। तो इस तरह की चीज़ों से जब तक आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेशनल इंटरेस्ट नहीं सोचेंगे। अगर एक कोई खालिस्तान का मूवमेंट उठाता है तो वो वो टेररिस्ट हो जाता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो ये डाइकोटमी में, और ये जो पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, आप जब तक टोटल नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोचेंगे कि भारत ही एक हमारा देश है और हम भारत के हैं और हम भारतीय हैं, अनलेस दैट कॉन्सेप्ट कम्स, आप देखें कि आपको मैं एक बताता हूँ, एक हमारा फ्रेंड जेएनयू में पीएचडी कर रहा था, जापान गया वहाँ पे एक रिसर्च के लिए। एक केवल उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर एम्बिशन। उसका सब पूरे स्टूडेंट का आंसर था टू सर्व द नेशन। हमारा तो आज आएगा तो हम इंजीनियर, डॉक्टर और दुनिया भर की बात करेंगे, लीडर बनेंगे, कास्ट के लीडर बनेंगे, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट में जो है जहाँ तक सवाल है, लोगों का अभी भी नेशनलिज्म पे जहाँ तक सवाल है, वो लोगों का अभी भी बहुत उस पर जो है बहुत डाइल्यूटेड ओपिनियन है। जेड के फैजान साहब जी, निषाद जरा से हैं, कुर्मी हैं, निषाद हैं, कोई महतो जाता है दूसरा महतो चला आता है। मुसलमानों के साथ वो वाली
वही फॉर्मूला क्यों नहीं लागू हो पा रहा है कि एक टीम खेल रही हो, एक बेंच स्ट्रेंथ हो उसकी, और दूसरी टीम जो है वो तैयार हो रही हो कहीं? इस तरह के हालात क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये तो असल में बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों ने किसी को अपना लीडर तस्लीम ही नहीं किया। लोग ये कहते हैं, लोग से मेरी मुराद है मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों में कोई लीडर नहीं। मैं ये कहता हूँ जरूरत ही नहीं है। मैं कोई लीडर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, जरूरत है कि नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने आप। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों में लीडर ही लीडर है, कोई फॉलोअर नहीं है। अच्छा। हर एक को शौक सरदारी बहुत है, कबीले में बीमारी बहुत है। इलाही खैर मेरे कारवां की, जिसे देखो अमीरे कारवां है। हर कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। आज़ादी के बाद दो लीडर इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर से, जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, एक जिन्ना थे, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जिन्ना चले गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ रहे, हम उनकी बात को मान करके यहाँ रहे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी मुसलमानों ने आज तक लीडर नहीं माना। लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है, ताकत वहाँ होती है कि मेरे कहने से कितना वोट ट्रांसफ़र हो सकता है। बार बार बात वैसी की आई, वैसी साहब उठाते हैं मुसलमानों के इश्यूज़ को, और वो मुसलमानों के लीडर आजकल बने हुए हैं। मैं बने हुए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या सही मानों में लीडर हैं? हैदराबाद से किसी बीजेपी के आदमी को सपोर्ट करके देख लें, ट्रांसफ़र आप कितना वोट करा सकते हैं वो आपकी ताकत है। मायावती, आपने कई बातें की, निषाद की बात की, इसकी बात की, वहाँ पर 2 लीडर, 4 लीडर, 5 लीडर हैं। मुसलमानों में सैकड़ों लीडर हैं और कोई अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन साहब और इमाम बुखारी, ये 2 लीडर हिंदुस्तान में पैदा हुए, और 2.5-3 साल तक शहाबुद्दीन साहब का पूरे, लेकिन आज़ाद साहब को भी जीतने के लिए रामपुर जाना पड़ा। उनको जाना पड़ा। और नहीं, अब देखिए, आप तह में जाने की बात कीजिए कि हमारी सोच कहाँ पर है। मुसलमान ना तो शहाबुद्दीन को लीडर मानने को तैयार, जो टाई सूट वाले एक IFS ऑफिसर से बेहतरीन अजीदां थे, और ना इमाम को मानने को तैयार। एक आदमी जो सर कहता है यशवंत सिन्हा को भी, चंद्रशेखर को भी, और एक जो है वो इंदिरा और मुरारजी करके बात करता है, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। एक आदमी, आप फुटेज निकाल के देखिए, रामलीला ग्राउंड के मैदान में, आप लोग कहते हैं कि डरते हैं लोग, रामलीला ग्राउंड के मैदान में इससे बड़ी रैली आज़ादी के बाद नहीं हुई जब मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। डायस पर इमाम बुखारी मौजूद थे। इत्तेफाक से मुझे भी उस वक्त ये मौका था कि मैं भी मौजूद था जब उनका रिसेप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने ओथ लिया था हुई थी। मुरारजी भाई ने को सर पर कुबड़ी घुमा करके, अब उसके बाद जो भी आप नंबर दें अलग बात है, उन्होंने कहा कि जिस डंडे से मार करके हमने इंदिरा गांधी के जाबिर और जालिम सरकार को बाहर किया है, मुरारजी भाई तुमने भी अगर डंडा उनके सर पे घुमा दिया, प्राइम मिनिस्टर के इमाम बुखारी ने, वो पूरी फुटेज मौजूद होगी कि अगर तुमने भी मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं किया तो हम भी तुम्हें इसी डंडे से मार मार करके बाहर कर देंगे। आप उसको भी लीडर नहीं मानेंगे, आप शहाबुद्दीन को भी नहीं मानेंगे। आपका एक जुमला है कि मुसलमान कोई बोलता नहीं। आप शमीम को जानते हैं, आप बदरुद्दोजा को जानते हैं, आप इब्राहिम सुलेमान सेठ को जानते हैं, बनात वाला को जानते हैं। आप यही अभी संभल का मामला चल रहा है, बर्क साहब बोलते थे नहीं बोलते थे, या आज पार्लियामेंट में देख लीजिए वो लोग बोले हैं कि नहीं बोले हैं। आप किसकी बात, इसाक सुंबली साहब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वो बोलते थे मुसलमानों के इश्यूज पे कि नहीं बोलते थे। आप भूल, अदीब साहब हैं, पार्लियामेंट में बोलते थे नहीं बोलते थे। लोग कहते हैं कि साहब जुम्मू तारीख हो जाता है। आप देखिए तो सही, आप पढ़िए तो सही, आप कहाँ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल करके देख लीजिए। मैं कोई हवा में बात ठीक है, तो अब सवाल ये है, नहीं सुनिए, आपने छेड़ा है ना, तो जब तक मुसलमान अपने लीडर पर ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक काम नहीं बनेगा। कि लीडर जो है, अब होता क्या है कि हम वो नहीं, इसमें सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट है या पॉलिटिकल पार्टियों से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं? सुनिए, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, और दूसरे जो लीडर्स हैं उनसे मैं अलग बात कहता हूं। लीडरशिप दोनों का मामला होता है ना, कि वो मुसलमानों में खड़े होकर के ये नहीं कहते, जो सर सैयद ने बात कही, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी जावेद किताब में लिखा है, जो हयात जावेद लिखी है, कि सर सैयद की जिंदगी हमको ये नसीहत देती है कि कौम की हकीकी खैर ख्वाही उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि बहुत के काम उनकी अक्ल और मर्जी और आदत के खिलाफ नहीं किए जाएं, और उनकी मुखालफत को सब्र और इस्तक़लाल के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम ताली पिटवाने के लिए, मुसलमानों को आगाह करने के लिए कोई बात नहीं करते, ताली पिटवाने के लिए वो बात कहते हैं जो सोचता है। क़यादत ऊपर से नहीं आएगी, क़यादत आपको पैदा करनी पड़ेगी। ये है सूरत हाल। हफीज साहब, पॉलिटिकल इतने सारे लीडर्स के नाम तो गिनवा दिए फैजान साहब ने, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान?
कि भाई हमें इतनी सीटें दीजिए तब हम आपके साथ हैं? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं देख, आज पोजीशन ये है कि जो सेकुलर पार्टीज मुस्लिम वोट से जीतती है वो मुसलमान को टिकट देने को तैयार नहीं है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए मुस्लिम, करना क्या चाहिए एज ए मुसलमानों मुस्लिम हमें सबसे पहले अपने समाज में रिफॉर्म की जरूरत है, हमें मूवमेंट चलाने की जरूरत है, और ये जो सियासत है यानी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि आखिर सियासत की कैसे जाती है, हमारे वोट की कीमत क्या है, हम कितने हैं और कैसे आखिर हम असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम मजलिस मुशावरत बैठी हुई है यहाँ पे, उसके सदर बैठे हुए हैं, इन जैसी तंजीमों की जिम्मेदारी है कि आप ये मुहिम चलाइए, सियासी बेदारी की मुहिम चलाइए, और इन तमाम मजहबी तंजीमों को भी आप इसमें एंगेज करिए। चूंकि ये कहते रहेंगे कि हम सियासत नहीं करते, करते यही है सियासत। इन्हीं से कहिए कि आप अपने मस्जिद के मेंबर से सियासी बेदारी पैदा करिए अवाम में, ताकि हम अपने हुकूक के साथ अपने सही लीडर को पहचान सकें और सिर्फ इस इल्जाम तराशी से बचें। अरे जो शख्स अगर पार्लियामेंट में बोल सकता है वही है असल मंदिर सियासत का, यानी जो सियासत में पार्लियामेंट में बोल रहा है उसको तो हम कह रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं है, और जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी जमात को लेकर बोल रहा है उसको हम लीडर समझ रहे हैं। तो ये जो तजाद है इसे हमें खत्म करने की जरूरत है। गजाली साहब, चलिए एक चीज ये समझाइए जरा। मेरी बात हो रही थी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जफरुल इस्लाम साहब, वो बता रहे थे कि खुर्शीद आलम खान साहब, सलमान खुर्शीद के वालिद, वो इंदिरा गांधी के पास गए और मुसलमानों का कुछ इशू डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया तुमको यहाँ किसने भेजा भाई? तो मुसलमान क्या हमेशा से जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसी के पार्टी की लीडरशिप पर के रहमो करम पर ही रहा है, और आज भी वही हालात हैं, तभी तो बार बार दरी बिछाने वाला एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है। देखिए, जैसे मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फर्स्ट पास पोस्ट सिलेक्शन सिस्टम लागू है। इस सिस्टम में एक नुमाइंदा चुनने का तस्वुर है। अगर 70% लोग उसके खिलाफ हों और 30% वोट एक आदमी को मिल जाएं तो वो बिकमिंग है विनर। जबकि हमारे देश में, इसी देश में एक ज़माने तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लागू था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन तो ये नारा तो तमाम जगहों पर होना चाहिए। जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक नारा तो है, लेकिन इसको हमने लागू नहीं किया बल्कि इसको ख़त्म कर दिया। दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र में ये सिस्टम लागू है। अब देखिए, ये सिस्टम लागू ना होने की वजह से जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि एक तरफ जो लोग चुनकर आते हैं वो मुसलमान हों, दलित हों, पिछड़े हों, वो अपने समाज की बात नहीं कर सकते। उनको वो बात करनी पड़ेगी जो पार्टी कह रही है, पार्टी कहेगी, जो पार्टी की लाइन होगी, जो विहिप होगा। अगर वो विहिप के खिलाफ जाएंगे तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होगा तो वो मेंबर होंगे उस कम्युनिटी के जिस कम्युनिटी ने उनको चुनकर भेजा है। मैं आपको मिसाल दूं तो अंबेडकर को किसी दलित ने चुनकर नहीं भेजा था, बल्कि मुसलमानों के कोटे से आए थे, मुसलमानों ने अपने कोटे से उनको चुनकर भेजा था। यानी जो सिस्टम था उसमें मुसलमानों तो के पास तो जो मुसलमानों वोट के लिए कुछ खास इंतजाम कर सकते थे। मतलब कई देशों में है ये कि जो बहुत वहां के सारे देशों अल्पसंख्यक है उनके लिए सीटें रिजर्व है वहां जी पर। नहीं, रिजर्वेशन का तो सिस्टम अलग है। उसमें अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान जो बहुत ही हमारे नज़दीक डिस्टर्बिंग कंट्री है, वहाँ भी अकलियतों के लिए सीटें रिजर्व हैं। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए जो वहाँ की अकलियतें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। उन सीटों पर वो आते हैं चुन करके। तो हमें इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब जरा कुछ सवाल यहाँ बैठे जो बच्चे हैं उनसे भी ले लेते हैं। क्या अपना नाम आप लोग बताइएगा और जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिएगा। नाम बताइए। मेरा नाम जावेद अहमद है। मेरा सवाल कलीम साहब से है कि मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान 20% है, तो मुसलमानों की 20% हिस्सेदारी या मुसलमानों की लीडरशिप के लिए वो आगे क्यों नहीं आते? मुसलमान नेशनल लेवल पे 15% है, लेकिन एक और मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि टोटल जो मिनिस्ट्री है हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की वो टोटल 58 है। उसमें आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ऑफिस भी लगा लीजिए।
58 में 26 मंत्रालय ऐसे हैं, ये 2022 की रिपोर्ट में हमने शाये किया है, 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी मुस्लिम क्लास ए ऑफिसर भी नहीं है। आप मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, 26 यानी 58 में से 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास ए से ऊपर का मुस्लिम मंत्री नहीं, मुस्लिम ऑफिसर नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, कोई मुस्लिम को जो 11 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में एक भी मुस्लिम एसएचओ ऑफिसर से ऊपर का भी नहीं है। सवाल यह है कि ये एक वेल डिजाइन मुसलमानों को आइसोलेशन करने का चलिए, बार बार ये वेल डिजाइन कहने से काम नहीं चलेगा। कलीम साहब, इस डिजाइन को तोड़ने का क्या प्लान है? फिरोज साहब जरा ये समझाइए कि क्या मुसलमानों को गाय गोश्त, मंदिर मस्जिद, वक्फ में उलझा दिया गया है? वो अपनी लीडरशिप या अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। देखिए, अगर आप जो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सेकुलर पार्टीज जिन्होंने बहुत बार, कांग्रेस ने बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मैंने कहा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, ये सब देखेंगे तो उनमें कांग्रेस ने बहुत, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली कांग्रेस ने खुद अपने आप में एक एंटनी कमेटी बैठा दी और एंटनी ने जो खुद जो रिपोर्ट दे दिया कि कांग्रेस की हाल जो डिक्लाइन हुई वो बिकॉज उनका पिक्चर जो है प्रो मुस्लिम हो गया और जिसके वजह से वो डिक्लाइन कर गए। तो और अल्टीमेटली क्या देखें, उनका बेटा खुद ही बीजेपी में चला गया। तो उन्होंने एक ऐसा रिपोर्ट तैयार किया जो अल्टीमेटली पोलराइजेशन के लिए मदद किया। तो आप ये देखेंगे कि जब तक के हम पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने आप को केवल इंडियन, नाइदर मुस्लिम नॉर हिंदू नॉर एनी पर्टिकुलर कास्ट, अगर हम इंडियन होकर के सोचेंगे तभी हम आप इस देश को आगे ले जा सकते हैं, तभी ये देश डेवलप्ड नेशन में आ सकता है। अदरवाइज हमेशा से हम डेवलपिंग नेशन में ही कहलाते रहेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी जी बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो मुस्लिम के नेता नहीं हैं? जबकि उनका तो नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, और वो सभी को एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के नेता नहीं है? लोगों ने तो मान लिया कि साहब नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास ही तो खोखला, मतलब नारे कुछ और एक्शन कुछ और। तो एक्शन में और वर्ड्स में अगर नहीं, एक चीज और जो बार बार कही जाती है कि सबको नौकरी मिल रही है, राशन सबको दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं जो बहुसंख्यक आबादी को मिलती हैं वो अल्पसंख्यकों को मिलती है। फैजान साहब नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना आप? ठीक है फैजान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिससे होगी, हमें तो देखना यह है कि तू कातिल कहाँ तक। मेरी तो बात यह है मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी से बड़ा, माफ कीजिए, गलत बयानी करने वाला शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में जो बात करते हैं, वो कितना उन्होंने इसको स्टेचर को लोअर किया है। पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं भाई, गलत बयानी करते हैं, तो बाहर की तो बात छोड़ दीजिए आप, तो आप उनकी बात तो मत करिए। उनकी तो स्ट्रेटजी है, उनकी है, पार्टी की है, क्या कहते हैं आरएसएस के उसके पीछे है, उसकी है। उनको तो ये करना है कि वो नफरत फैला करके वर्गला रहे हैं मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, मतलब हिंदूज को। सीधी सीधी बात, वो कहना अच्छा नहीं लगता, मगर यह है कि तो उनकी तो बुनियाद ही यह है कि जितना वो मुनाफरत फैलाएंगे वो उतना पोलराइज करेंगे। जिम्मेदारी दूसरी पार्टियों की है जो अपने आप को सेकुलर क्लेम करती हैं। और मेरे ख्याल में मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी अपने आप को सेकुलर क्लेम करती है, एटलीस्ट दे आर क्लेमिंग टू बी सेकुलर, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कुछ और सवाल, जरा आधी आबादी से कुछ सवाल आ जाए भाई। पीछे बच्ची को दीजिए माइक। माई सेल्फ श्रद्धा। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सर ने बोला कि सब इक्वल हैं, सब मिलजुल कर करेंगे तभी एकजुट बन पाएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि केरला के इंसिडेंट हुआ अभी कि वहाँ पे हिंदू लड़कियों को जो है उनका धर्म चेंज करके, जब अगर वो उनसे शादी करा के उनका धर्म चेंज करा के, पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ केरला फाइल्स देखी आपने? जी 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 जी। तो फिर अगर सब मिलजुल के एकजुट ही हैं और सबको एक जैसा ही, सब एक जैसे ही हैं, तो फिर उनका धर्म क्यों चेंज कराया जाता है? ठीक है, केरला फाइल्स और गोधरा, ये सब फिल्में आई हैं, वो फिल्में बच्चों ने देखी हैं। कश्मीर फाइल, ये सब फिल्में जो है वो केरला फाइल्स का इतना बता दूं, उसमें 20,000 दिखाई है, बाकायदा प्रोड्यूसर ने माफी मांगी, सिर्फ 3 बच्चियों की कहानी है, वो 20,000 नहीं है। दूसरी बात ये कि इस तरह के समाज में कुरीतियां या ऐसे एक्सेप्शन सब जगह पर हैं, हर जगह है, और इस तरह की फिल्में बनती हैं और हमें सीखने की बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हाशिमपुरा पे फिल्म बननी चाहिए, मलियाना पे बननी चाहिए, और बहुत सारी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार इस तरह की चीजों को प्रोपेगेट कर रही है। कन्वर्जन कोई नई बात नहीं है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू लोग होते रहे हैं और इट शुड बी फ्री। लेकिन मैं कहता हूं जब वो अभी वो जो शास्त्री
शास्त्री का मैंने कई बार भजन देखा, बड़े उसमें मीटिंग करके उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को एक एक करके बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम हिंदू हो रहे हो? हाँ हो रहे हैं, अपनी मर्जी से, हाँ भाई हो रहे हैं। लेकिन कोई मुसलमान एक मीटिंग करके और वो आकर के कह दे वहां तो कमरे के अंदर हो रहा है, थोड़ी सी बात हो रही तो केस हो जाएगा। तो ठीक है, हिंदू से मुसलमान हो रहे तो आफत मच जाएगी। वहां सब वो सरेआम कह रहा है और बना रहा है। ये चीजें हिंदू से मुसलमान हो, मुसलमान से हिंदू, मजहब बिल्कुल खुला हुआ, जिसको जो चाहे अपना अडॉप्ट करे। एक सवाल बच्ची का और ले लेते हैं, एक दीजिए जरा पीछे। हेलो सर, माय नेम इज़ वंशिका। मुझे ये पूछना है, जैसे अभी आपने बोला कि जो दिमाग, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ सरकार डाल रही है कि ट्रस्ट ना करें, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं और मुस्लिम सरकार आएगी तो वो कर देगी? मुस्लिम सरकार आएगी? मुस्लिम सरकार कहां से? अगर सीट हमने दिलवा दी, मतलब अगर हम लोग यूथ हैं आके, तो अगर हम लोग वोट दें। अच्छा, मोदी जी ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो आपकी लीडर, मुसलमानों की लीडरशिप आएगी तो वो देगी, यही कह रही हैं आप? बताएं भाई। अभी कलीम रफीक साहब ने साफ कहा कि पूरे 22 मिनिस्ट्री में आप देखेंगे एक भी हायर रैंक वो बच्ची ये जानना चाह रही फिरोज साहब कि अभी मोदी जी ऐसा क्या है जो नहीं कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए? वो जो शब्द कहा उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास, यही नहीं कर रहे हैं वो। अगर ये कर दें तो सब माहौल बदल जाए और सारा माहौल सब सॉल्व हो जाए। देखिए, एक और मैं इसका एक और जवाब देना दे। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तो आज़ादी के टाइम पे ही लखनऊ कन्वेंशन जिसका जिक्र हुआ, वहाँ ये बाकायदा कन्वेंशन करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुला के कहा कि हम हिंदूज की लीडरशिप में ही रहेंगे। यानी उनको तो यकीन था और यकीन है, लेकिन जिस लीडरशिप ने उनके लिए काम नहीं किया, जैसे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको क्या मुश्किल है कि आखिर वो आईएएस आईपीएस नॉर्मल लोगों को बुला के मिनिस्टर बना देती है, तो आखिर जो उनके पुराने मुस्लिम मिनिस्टर्स भी थे उनको हटा क्यों दिया? एक कैबिनेट मिनिस्टर को उठा के बिहार भेज दिया, स्टेट मिनिस्टर बना दिया। बताइए, कभी सुना है आपने कि जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हो और उसे स्टेट का मिनिस्टर बना दिया जाए? शाहनवाज साहब शुक्रिया कहेंगे इसके लिए आपको। मैं एक बात चलिए, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो बात नहीं हो रही वो ये है कि मोदी जी हिंदुओं के वोटों को अपनी तरफ लाने के लिए मुस्लिम दुश्मनी खड़ी कर रहे हैं, और जब कोई लाइन बड़ी की जाती है तो दूसरी छोटी अपने आप हो जाती है। कोई भी सरकार आएगी मुनाफरत फैलाने का काम नहीं करेगी। मुनाफरत को आसान कर दीजिए बच्चों के लिए। नफरत फैलाना, नफरत, समझा आप? नफरत का प्लूरल फॉर्म है, हेट्रेड, ठीक है फैलाने का। और वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये सवालात जो आपने किए हैं वो उसी का नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी ने उसके पीछे दूसरी पार्टी खड़ी हुई है या सरकार जो है वो फैलाने का काम किया है। ये जो सवालात हुए हैं उसी की परवरदा है, उसी के परवरदा। ठीक है, चलिए, अगर आप अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। mail@indiatvnews.com के जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं और आप मुझसे सीधे भी जुड़ सकते हैं @D हुसैन रिजवी के जरिए। आज मुझे मौलाना आजाद की आजादी के ठीक बाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दी गई तकरीर याद आ रही है। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसके तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 7 सालों में राजनीति का जो खेल है वो अपने चरम पर था और तब मैंने हर एक खतरे पर आप सब लोगों को, अवाम से मुखातिब थे, आप सब लोगों को आगाह किया, आपको जगाने की कोशिश की और आपने मेरी पुकार को, मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आज वही संकट आप सबको घेरे है। यह बहुत पहले की बात है और आज के वक्त में जब हम संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तब भी संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमानों की मुश्किल और बढ़ी है। और बड़ी शिकायत तो ना खुदा से ही है। अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पर ना खुदा तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए।